पड़ा, लेकिन मैं एयरपोर्ट से निकला हूं और कार्यक्रम में लगा हुआ हूं। वकीलों के कार्यक्रम थे, आप ही के मित्रों के साथ प्रेस की वार्ता थी, तो क्षमा करेंगे। आज मैं पहली बार आया हूं। मैं रास्ते में बात कर रहा था भाई साहब से, तोमर जी से, कि पता नहीं पिछली बार तो एक आध बार हेलीकॉप्टर से किसी कार्यक्रम में आया होऊंगा, लेकिन मुरैना में पत्रकारों से पहली बार दर्शन कर रहा हूं, तो मेरी ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं देख रहा था कितने कैमरे हैं, और मैं देख रहा हूं मोबाइल फोन भी कितने हैं। योगायोग से मैं दोनों विभाग का मंत्री रहा हूं। अटल जी की सरकार में देश का सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं, और मोदी जी की सरकार में कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री रहा हूं। तो आज देख करके इतना संतोष मिल रहा है कि मुरैना में भी इतने चैनल हैं। देखिए, तो आज तक वगैरह सबको शुरुआत मैंने ही की थी, उस समय सहारा वगैरह सबको, और आज देखिए कैमरा गायब हो गया, मोबाइल से ही सही तस्वीर आ रही है। तो ये देश का बदलाव है, अच्छा लगता है। देखिए, तो स्मार्टफोन ही है। पहले भारत में स्मार्टफोन नहीं बनते थे, तो 2 फैक्ट्री थी 2014 में। आज 270 फैक्ट्री है भारत में। भारत में पहले 90% मोबाइल बाहर से आया करता था, आज 90% भारत मेड इन इंडिया और एक्सपोर्ट होता है 100% के बाद। इस साल एप्पल कंपनी ने 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जान दीजिए, मेड इन इंडिया मोबाइल। मैं 16 फैक्ट्री ले आया था एप्पल की चाइना से, वो भी कब, कोरोना में। आप लोग को टीका लगा था ना कोरोना में, मुफ्त लगा था। खबर कहां आई थी, याद है? भूल गए? आपका पहला डोज किस तारीख को कहां लगेगा, याद है आपको? खबर किस पर आई थी? आपके मोबाइल पर आई थी, याद है? ये काम ही मैं देखता था। ये बातें मैंने कुछ इसलिए कही कि कैसे देश को बदला जा सकता है, करके दिखाया आपको। हाँ, अभिनंदन आपका। मित्रों, अभी मैं छत्तीसगढ़ में था, पहले वहां का मैं प्रदेश का ही प्रभारी रहा हूं। अभी वहां स्टार प्रचारक रूप में काम करना है, फिर 3-4 मुझे विधानसभा भी दी है, और मध्य प्रदेश को तो फिर अपने युवा मोर्चा के दिनों से ही देखने का सौभाग्य मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि ये तीनों विधानसभा हम लोग जीतेंगे, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश। जहां और बाकी तेलंगाना में गया नहीं हूं, वहां भी हम लोग बहुत अच्छी फाइट है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मेरे इस आत्मविश्वास के मूलतः 4 कारण हैं। पहला, लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है और भाजपा के शासन में बदलाव को देखा है। आज मध्य प्रदेश भारत के विकसित प्रदेशों में एक बन गया है, बीमारू प्रदेश से। मध्य प्रदेश भारत में कृषि उत्पादन का 4था या 5वां है। मध्य प्रदेश की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली। मैं ग्वालियर से मुरैना आया हूं, मुझे बाबा बताया जा रहा है, ये अपनी सरकार में बनी है या अपनी सरकार में बनी है, तो काम दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश एक संस्कृति, संस्कार और आध्यात्म की मिट्टी है। मैं तीनों शब्द को आप ध्यान रखें, संस्कृति, संस्कार और आध्यात्म की मिट्टी। जिस तरह शंकराचार्य यहां प्रतिमा बनी ओंकारेश्वर में, जिस तरह से महाकाल को सुंदर बनाया गया, शिप्रा नदी को पुनरुत्थान किया गया, तो ये सब भारत के संस्कृति, संस्कार के द्योतक हैं। और मध्य प्रदेश के लोग आस्थावान है, देखा क्या काम होता है। प्रभु राम का जन्म स्थान मंदिर भव्य बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन है,
कांग्रेस पार्टी को परेशानी क्यों है भाई? क्या बात है? मतलब कभी आप बात करते हो कि हम भी हिंदू हैं, कभी आप कुछ और बोलते हो, कभी प्रभु राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने का अगर पोस्टर लगता है तो उससे परेशानी हो जाती है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मैं प्रभु राम का वकील भी रहा हूं अयोध्या के मामले में, आपको मालूम है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मैंने ही बहस किया था, बाकी वकीलों मुझे, मैं प्रमुख रूप से बोलती तो मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो मैं देश का कानून मंत्री था, तो इससे बहस नहीं करता। तो कांग्रेस वाली चाहती क्या है? खुल के बोले ना। एक तो क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ एक बार भी अयोध्या के दर्शन किया क्या? रामनाथ तो बैठे हुए 92 से वहां पर पहले से ही बैठे हुए हैं, एक बार नहीं गए। लेकिन हमस के बारे में फट से बोलेंगे। आतंकवाद कितनी बड़ी घटना है, तो सिमी पर कार्रवाई होगी तो खामोश नहीं। 3 तलाक का विषय आएगा तो उसको समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे। वो भी देश के कानून के रूप में नहीं लाया था उस कानून को। तो राम मंदिर पर दुविधा, हमास पर चिंता, आतंकवाद पर खामोशी, तुष्टीकरण की राजनीति, यही तो है कांग्रेस की राजनीति। ये बात मैंने ग्वालियर में कही थी और यहां भी कहने की इच्छा है आप अनुभवी पत्रकार मित्रों को। मैं बिहार से आता हूं तो कई शब्द निकलते हैं बिहार से, लेकिन कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश की देने की बात है कि स्वयं बोल रहे हैं कमलनाथ जी, जाओ उनके कपड़े फाड़ो। बहुत तफरका है, बहुत दूरी है, और दूरी का आलम यह है कि आज मैं दिल्ली का अखबार लेकर के आया हूं, मैं इसको जहाज में पढ़ रहा था, इसमें जरा खोल दीजिए, इसमें कमलनाथ का इंटरव्यू छपा है। हाँ देखिए, हिंदी का या दैनिक भास्कर में आया है ना, पकड़ लिया आप। उनसे पूछा गया कि आपसे सपा अलग है, ये अलग है, कहा जो सीट मांग रहे थे तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लो मैं पढ़ देता हूं, ये उनका विनोद शर्मा अंग्रेजी में लिखते हैं, इसका अनुवाद भास्कर में होगा। उनसे पूछा गया, वी ट्राइड सीट शेयरिंग विद समाजवादी पार्टी, द क्वेश्चन वॉज नॉट द नंबर ऑफ सीट्स, द क्वेश्चन वॉज द विच सीट्स, so we could not arrive at a consensus on the particular sets of they wanted. Whether other parties are concerned, this is an election between the BJP and the Congress. People are not going to waste their vote by going with others. अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। Why will they vote for them? They know that they are smaller parties, they can't form the government. ये हमारे किसी भाई ने छापा है, आप तो अपनी बात करिए। धन्यवाद। आपके भाई ने मतलब भाई विनोद शर्मा जी देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के हैं। हाँ भाई जरूर, तो अभिनंदन आपका। मैं ये बात बता दूंगा कि आपके भाई ने बड़े गर्व से इस बात को कहा, मैं आज ही बता दूंगा, निश्चित रहिए आप। तो मेरा खाली कहना क्या है, अब वैसे वो थोड़े कांग्रेसी स्वभाव के भी हैं, ये भी सच्चाई है, आपको मालूम होगा। मेरा कहना क्या है कि लोकसभा तो बहुत दूर है, वो इंडिया नाम की चीज कहां चली गई? क्या शब्दों का प्रयोग हो रहा है? तो एक अवसरवादी गठबंधन है जिसका पहले ही राजनीति के झोंके में तिनका ढह गया। देखिए, रिश्ता बनता है तो सुख और दुख का रिश्ता बनता है। अगर एनडीए है तो 14 में भाजपा को बहुमत मिला, फिर भी एनडीए के लोगों को सम्मान दिया, मंत्री बनाया, 19 में भी बनाया, और जो छोड़ के गए अपने छोड़ करके गए, हमने नहीं कहा जाने के लिए, चाहे शिवसेना हो या आपके अकाली दल। पिछले एक अंतिम बात कहनी है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे बड़े अंतरंग मित्र हैं, हम लोग पुराने साथी युवा मोर्चा के,
वो लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको, वो बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं और पार्टी फैसला करती है तो सभी हम लोग सहर्ष मानते हैं। अगर पार्टी ने कुछ केंद्रीय मंत्रियों को कहा कि आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ो, सभी मानते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जब वो लड़ेंगे तो आसपास की सीटें भी प्रभावित होंगी उनके व्यक्तित्व के कारण। तो ये काम भाजपा ही कर सकती है और भाजपा ही करती है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। मैं आपके सवाल देने को तैयार हूं। धन्यवाद। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हम दो हमारे दो के नियम के तहत रविशंकर प्रसाद जी को बाहर कर जी, मंत्रिमंडल से आपको बाहर किया। चलिए, इस समय कोई उत्तर, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अदर्स मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को कहा है, तो निश्चित रूप से इसको कांग्रेस विपक्षी पार्टियां ये मानती कर रही है कि बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है, इसलिए इतने बड़े नेताओं को जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको विधानसभा जैसे चुनाव में यहाँ लाया गया या सीएम फेस नया होगा। कमलनाथ कहाँ से आए थे? और ये उनका तर्क है तो उनके तर्क को मैं उन्हीं पर फेंकता हूं। कमलनाथ जी कहां से आए थे? मालूम है ना आपको? कितने साल केंद्रीय मंत्री रहे? संजय गांधी बाएं, राजीव गांधी दाएं, इंदिरा जी ऊपर, भी आए थे कि नहीं आए थे? प्रश्न का मतलब नहीं है। भैया जी, मैं सबके जवाब दूंगा इन अपना, इसलिए हमारी पार्टी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, निर्णय होता है तो स्वीकार को मिलने वाले फंड को लेकर आप जरा बताओ, कौन गाइड करेगा? मैं किसका जवाब दूं? बोलिए, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया कि जनता का हक नहीं है जानने का, आपकी क्या राय? देखिए, दो तीन चीज बात समझिए, इसमें मेरी राय का सवाल नहीं है। सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उचित होगा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन जो सरकार का स्टैंड है उसको मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राइट टू नो का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उसने कहां से लोन ले रखा है, क्या आपराधिक मामले हैं उसके खिलाफ, ये आप जानिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोगों ने उसका अमेंडमेंट किया, आज आप बकायदे टांग देते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल फंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग है पार्टी को। लोकतंत्र चलेगा पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल प्रोसेस, तो उसमें कितना जानने का अधिकार है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई संगठन, कोई हाउस मदद करना चाहता है बकायदे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, ये तो अच्छी बात है ना। भारत सरकार ने कहा है कि आईफोन सुरक्षित नहीं है और बाकायदा केंद्र सरकार के दो मंत्री इस बात का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आईफोन का प्रचार कर रहे हैं या सिक्योरिटी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात है, किसी नहीं कहा कि आईफोन सिक्योर नहीं है। भारत सरकार में किसने कहा? भारत सरकार के मंत्री का कल एक स्टेटमेंट है कि इस मामले की हम जांच करवाएंगे। उस जांच में एप्पल भी सहयोग करे। एप्पल ने कल स्टेटमेंट दिया कि ये जो मामला है ये दुनिया के 150 देश में हमने भेजा है कि अगर ऐसा मामला हो तो आप सावधान रहें। और 150 देश में जितने उनके कस्टमर हैं सबको ये बात कही गई है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई विश्वसनीय है या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल चीजें दिखाई पड़ रही हैं आप सावधान हो जाइए। तो यही मैंने कल दिल्ली में प्रेस में कहा था। अब उसको लेकर राहुल गांधी भी कूद पड़े, बाकी भी कूद पड़े, तो भैया इतने % जाके FIR कर दो, केस कर दो। किसने मना किया है? याद करिए, पेगासस पर राहुल गांधी ने कितना हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा जिनको शिकायत है अपना फोन जमा कर, नहीं जमा किया फोन। इसलिए चलिए, उसकी जांच का भारत सरकार ने आश्वासन दिया है। जिनको शिकायत है जांच में सहयोग करें, एप्पल को भी कहा है सहयोग करने के लिए। लेकिन हम एप्पल कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भारत मोबाइल फोन में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया, पहले नंबर 5 था। यह है मेड इन इंडिया कमाल। केंद्र सरकार कानून में बदलाव लाना चाहती है, वो ऐसे कौन से कानून प्रस्तुत करना चाहती है जनता के सामने जो ठीक है? कौन से कानूनों को बदलना चाहती है?
ऐसा बुकलेट भी छप गई है, अभी यहाँ बात क्लियर तो हुई नहीं है, लेकिन देखिए 2-3 चीजें जान लीजिए। जी कानून बनाना एक सामयिक प्रक्रिया है। जैसे मैं जब देश का कानून बना 1482 पुराने कानून को विलोपित किया गया, अंग्रेजों के समय कानून था। घोड़ा गाड़ी लगाने में कैसे लगाओगे ये भी कानून था। कई गुलामी के मानसिकता के कानून से उसको विलोपित किया। जब अपनी बेटियों पर बलात्कार बढ़ा तो हमने उनको फांसी की सजा का भी प्रावधान किया। पॉस्को एक्ट को मजबूत किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, आर्बिट्रेशन में बदलाव किया। तो ये समय समय पर संवैधानिक बदलाव होता है, वैधानिक बदलाव होता है। अभी आपने देखा होगा एक नया बाकायदे क्रिमिनल कोड बन रहा है, उसमें आईपीसी, उसमें सीआरपीसी, उसमें एविडेंस एक्ट, सबके बदलाव का प्रस्तावित है। 1860 के कानून है तो उसमें चर्चा चल रही है। तो ये बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो होना चाहिए। मंत्री जी, अभी जातिगत जनगणना को लेकर कभी कमलनाथ जी का 2 दिन पहले बयान आया कि मध्य प्रदेश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तभी तो आदमी बिहार राज्य से इसकी मांग शुरू हुई है। तो इसको लेकर के बीजेपी को क्या दिक्कत आ रही है जातिगत जनगणना? किसने कहा दिक्कत आ रही है? थोड़ा इस विषय को मैं विस्तार से रखना चाहता हूँ। कमलनाथ ने जातिगत जनगणना को स्टडी किया है क्या? ये उनके लिए नई सड़क है। इस सड़क पर थोड़ा ठीक से चले वरना फिसल के गिर जाएंगे। और पहला सवाल कांग्रेस पार्टी और श्रीमान कमलनाथ से है और राहुल गांधी से कि जातिगत जनगणना होगी तो ये आपके परिवार पर लागू होगा कि नहीं होगा? कि वहां जो बुकिंग चल रही है, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की पत्नी सोनिया जी, उनकी माता इंदिरा जी, फिर नेहरू जी, वही चलेगा। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। तो जनगणना का प्रतिफल वहां पड़ेगा कि वहां राहुल गांधी को ही ढोना पड़ेगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मॉडल में अति पिछड़ों की संख्या में भारी गोलमाल किया गया गिनती, और मुस्लिम समाज को भी अति पिछड़ों में डाल दिया गया। मुस्लिम समाज को भी फॉरवर्ड कास्ट में डाल दिया है ब्राह्मणों के साथ। वही जनगणना करेंगे क्या? जो नीतीश कुमार के समर्थक जातियां उनकी संख्या बढ़ा के पेश की गई है, उससे लेकर बिहार में बहुत बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ईमानदारी से होना चाहिए और अति पिछड़ों का अधिकार ठीक प्रकार से गिनना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, व्यवहारिक रूप से आज भाजपा में 85 लोकसभा के एमपी ओबीसी हैं। देश के सबसे अधिक विधायक ओबीसी अति पिछड़े समाज के भाजपा के हैं। केंद्रीय मंत्री सबसे अधिक पिछड़े भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, जो दुनिया के नेता है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को गरिमामय आदिवासी नेत्री को राष्ट्रपति बनाया, इतने लोग को मुख्यमंत्री बनाया। तो हम अपने काम से ओबीसी का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, उनको हर 6 महीने पर एक चिट पकड़ाई जाती है। तो आजकल वो जातीय जनगणना का चिट नीतीश कुमार ने पकड़ा दिया, उनको पकड़ लिया उन्होंने। यही समस्या है। उसके पहले सावरकर की समस्या थी, याद करिए। उसके पहले राफेल की समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट से पिटाई हो गई। क्या क्या मोदी के खिलाफ नहीं कहा। तो अभी ये चिट कब तक चलेगा हमें देखना है। लेकिन अब कमलनाथ जी को क्या कहना है? जो दरबार में राग सुर बज रहा है। आप कानून मंत्री रहे, आपने जैसा आपने बताया कि 1482 कानून विलोपित भी किए, लेकिन अभिभाषकों और पत्रकारों के प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा। देखिए, आप इसमें 2-3 बातें आप जान लीजिए। श्रमिक कानूनों में आप लोगों के लिए काफी प्रोटेक्शन है। प्रेस काउंसिल आपकी चिंता करती है और संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, अभिव्यक्ति की आजादी। अब दूसरा विषय जो गंभीर विषय है, इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता। आपके और आपके मालिकों के संबंध क्या है, बात समझ गया? हम सुरक्षा की मांग करते हैं।
सुरक्षा मतलब एडवोकेट भी सिक्योरिटी पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून ऐसा मजबूत बने जिससे चलिए, उनके साथ नहीं उसमें मैं एक बात कहूंगा, देश बहुत आगे बढ़ गया है। जी जी अगर पत्रकारों पर कहीं हमले होते हैं तो कार्रवाई होती है। क्या बात, ये देखिए क्या है, अगर किसी ने एक को कुछ हंगामेदार बोल भी दिया तो मुरैना की खबर अगले घंटे ग्वालियर में, उसके बाद भोपाल में, उसके बाद देश में, अब फिर स्ट्राइक हो जाता है। इसलिए आप लोग बहुत सुरक्षित चिंता मत करिए। केजरीवाल को ईडी का संज्ञान अरे आप रुकिए साहब, आप ही पूछेगा आपका। मंत्री जी, एक सवाल मेरा, जैसे अभी आपने इजराइल और हमास को लेकर के संवाद किया था, तो हमारा ये मानना है कि शुरू में सरकार ने इजराइल और हमास को उस पर कुछ अलग स्टैंड लिया, फिर उसके बाद सरकार का स्टैंड बदला, उस पर थोड़ा सा जानना जी नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी स्वरूप में हो, उसे हम गलत मानते हैं। जिस तरह से संगीत सुनने वाले लड़के लड़कियों को हमला किया गया, उनको नग्न किया गया, मारा गया, ये शुद्ध आतंकवाद है। और ये G20 में भी प्रस्ताव पारित हुआ है। और हमास पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन का अपना अलग अधिकार है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि उनको जो भी मानवीय सहायता देनी चाहिए वो दीजिए। तो भाजपा सरकार के स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। आतंकवाद कहीं भी हो उसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आपने केजरीवाल जी के बारे में पूछा, मैंने जो पूछा वो केजरीवाल को ईडी का जो सम्मान किया है, क्या उसके बाद दिल्ली में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाएगी? अब आप बहुत आगे चले गए हैं, ऐसा सवाल। विश्व पे अच्छा, सवाल का जवाब सुनिए प्लीज। हम ही ने कहा था क्या कि शराब घोटाला करो? हम ही ने कहा था क्या कि सारे नियम को ताक पर रख करके शराब बनाने वाले दक्षिण लॉबी जो प्रस्ताव भेजे उसी को मान लो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के? हम ही ने कहा था क्या कि उसमें ऐसा उनको पावर दे दो कि ओवरनाइट वो 10 महीने में 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लें? और हम ही ने कहा था कि उसी से कमीशन लो और कमीशन से जाकर के गोवा में चुनाव में 6% वोट लो और नेशनल पार्टी बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। श्रीमान मनीष सिसोदिया जेल में कितने दिनों से हैं? 8 महीने। संजय सिंह टीवी पर कितना भाषण देते थे हम लोग के खिलाफ, वो जेल में कितने? और केजरीवाल जी का स्टेटमेंट बाकायदे कल प्रेस में छपा हुआ है। जो मेन बिचौलिया था उससे फोन से बात कराई, फेस टाइम पर कहा कि ही इज माई मैन, डील विथ हिम। तो ये बातें तो आपने कही है और अभी तक केजरीवाल जी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ये सब झूठ है। तो आपका पक्ष क्या है तो बताइए, तो चुप हो जाते हैं। तो इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अब जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। एमपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? चुनाव के बाद बाकायदे पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा, निश्चित रहिए आप। मैंने कुछ इससे अधिक कहा अब देखिए, मेरे को आदेश नीचे वकील लोग बैठे हैं। एक तो डेढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है आपको। अभी जिस तरह से राजस्थान में चुनाव, जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के दौरान जो जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही है, ये क्या ठीक? कोई नया केस नहीं खोला। अशोक गहलोत का केस पुराना चल रहा है, पहले रितेश हो चुके हैं। और सीमांत 36 हो गया तो कोयला घोटाला कमाल का है, 2000 करोड़। शराब घोटाला, कोयला घोटाला 500 करोड़, वहां तो घोटाले ही घोटाले हैं। तो कोई नया चुनाव के समय नहीं किया गया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।